खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, गुज़िश्ता साल 2023 की जुलाई और अगस्त में आपको, मुझे और पूरी पाकिस्तानी कौम को बिजली के बिल की मद में चूना लगाया गया। हमने उन यूनिट्स का बिल अदा किया जो हमारे पे वाजिब ही न थे। और ये हम नहीं कह रहे, ये नेपरा की दिसंबर 2023 की एक रिपोर्ट कह रही है, जिसमें उसने सारा का सारा मलबा पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ पर डाल दिया। ये क्या मामला हुआ है, ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ, आइए जानिए प्रॉफिट एक्सप्लेन्स में। तो नाज़रीन, ये चूना लगाया कैसे गया? ये चूना लगाया गया ओवर बिलिंग की शक्ल में। अब ओवर बिलिंग क्या होती है? ओवर बिलिंग ये होती है कि जब आपका मीटर रीडर माहाना आपकी कंजम्पशन रिकॉर्ड करने आता है, तो वो इसके बजाय कि आपकी 30 दिन की कंजम्पशन रिकॉर्ड करे, वो 30 से ज़ाहिर दिन की रिकॉर्ड कर देता है और आपको बिल आता उन 30 दिनों का है, लेकिन कंजम्पशन ज़्यादा होती है। इसमें आपको टेंशन लेनी चाहिए? आमतौर पर नहीं, क्योंकि ये हस्बे मामूल का मामला हो चुका है कि ओवर बिलिंग होती है और अगले महीने में आपकी यूनिट्स रीएडजस्ट हो जाती है। मसला उन सार्फिन के लिए होता है जिनकी स्लैब चेंज हो जाती है, जिनको पहले अगर 30 रुपये पर यूनिट देना था, उनको अब 40 रुपये पर यूनिट देना हो। और मामला ज़्यादा संगीन तब होता है कि जब जो सब पाकिस्तान के सबसे मुवस्सर तबके के लोग हैं, जिनको प्रोटेक्टेड कस्टमर्स कहा जाता है, जब उनके साथ ओवर बिलिंग होती है, तो वो प्रोटेक्टेड कस्टमर की कैटेगरी से आम कस्टमर की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो सरकार ने उनको सब्सिडाइज रेट्स दिए होते, वो उनको नहीं मिलते, बल्कि वो आप और मेरे वाले रेट्स देना शुरू कर देते हैं। फिर नाज़रीन, मैं यहाँ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये इल्ज़ाम मैं और प्रॉफिट नहीं लगा रहा, ये इल्ज़ाम लगाया नेपरा ने। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज क्या बला हैं जिन्होंने जुलाई और अगस्त में हमें इतने दलदल में डाला था? ये वो इदारे हैं जिनका खूबसूरत नाम हमारे माहाना बिजली के बिल पे आता है। ये वो इदारे हैं जो हमारे ट्रांसफार्मर सही करते हैं। ये वो इदारे हैं जो हमारे गली और मोहल्लों में तारें भी लगाते हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ भी दोबारा ज़ाहिर करना चाहता हूँ कि मैं हरगिज़ इस इदारे की बात नहीं कर रहा जो मेरे पीछे है, क्योंकि वापडा का हमारे बिजली से कोई ख़ास लेना देना नहीं है 1996 के बाद। 1996 को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1912। लाहौर के मैक्लोड रोड पे जब एक कंपनी कायम की गई जिसका नाम था लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। अब मैं यहाँ जाहिर करना चाहता हूँ कि इस लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का मौजूदा लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, मगर ये जो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी थी, ये मौजूदा पाकिस्तान के गिरदोनुमा में सबसे पहली इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी थी। इसका कुल मकसद ये था कि लाहौर शहर को बिजली फराम की जाए। इसी तरह अगले साल 1913 में कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बनी और साइकिल शुरू हो गया और पाकिस्तान की इलेक्ट्रिफिकेशन जर्नी चल पड़ी। इसी तरह 1920 और 30 के अंदर रावलपिंडी, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और अटक में भी ये कंपनियां बनती गईं और आखिरकार आ गया 1947। पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान में ये सारी कंपनियों के बाद सिर्फ 3 कंपनियां रह गईं: कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, रावलपिंडी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। बाकी सारी कंपनियों को क्या हुआ वो हमने अपनी स्टोरी में डिटेल में लिखा हुआ है, मगर इस वक्त ज़रूरी है कि 1940 की दहाई में कोई ख़ास वगैरह कुछ हो नहीं रहा था, और अगली दहाई जब आती है तब पाकिस्तान का बिजली का सही सफ़र शुरू होता है। 1950 की दहाई में हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि बिजली की पैदावार और घर घर तक फराम करना एक सूबाई मनसब नहीं हो सकता, और इसकी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत ने अपने ऊपर ले ली। और इसी मद में इन्होंने ये खूबसूरत इदारा इस रोड पे लाहौर में कायम कर दिया। मगर 1950 की दहाई में वापडा कायम तो हो गया, मगर वापडा का असल मकसद हमें 1960 की दहाई में नज़र आता है, जब इंडिया और पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन कर ली। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया और पाकिस्तान ने पंजाब के दरियाओं का बंटवारा कर लिया, और पाकिस्तान को समझ आ गई कि कौन से वो दरियाएं पंजाब के जिनका उनको हर हाल में पानी मिलेगा ही। इसी ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फंडिंग मिली अपने डैम्स वगैरह बनाने के लिए, और ये वो दौर है जब वापडा अपने अरूज पे पहुंच गया और पाकिस्तान का पूरा बिजली का निज़ाम अपने अंदर समेट के बैठ गया। 70 के दहाई के आगाज़ से ही पाकिस्तान को एक बिजली के बहरान का सामना करना पड़ा, जिसके अंदर उसकी पैदावार उसकी ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी थी। खुशकिस्मती से इसी वक्त तरबेला ऑनलाइन हो जाता है और पाकिस्तान एक बुरान से बच जाता है। मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने तब सोचा कि ये जो वापडा का सिलसिला है ये काम नहीं चल रहा, और उन्होंने फ़ैसला किया कि देखा जाए कि वापडा को तोड़ा जा सकता है कि नहीं। लेकिन इससे पहले कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो वापडा को तोड़ सके, ज़ियाउल हक ने उसकी हुकूमत तोड़ दी। इसी दौर के अंदर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो नेशनलाइज़ कर रहा था बेशतर इदारों को, तो वही मुल्तान और रावलपिंडी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियाँ जो थी उनको भी नेशनलाइज़ किया गया। आप पूछते होंगे कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को क्यों नहीं नेशनलाइज किया? क्योंकि उसको 20 साल पहले हुकूमत सिंध ने वैसे ही कर लिया था। 80 की दहाई के आगाज़ में जनरल ज़ियाउल हक ने वर्ल्ड बैंक के मशवरे और उनकी मदद के साथ वापडा के अंदर एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना लिया। अब ये एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या बला है? हुआ कुछ ऐसा कि वापडा के दफातर के अंदर 10 नए कंपनियां बनाई गईं जिनका काम था कि अपनी गिरदोनमा की बिजली का ही फरामी और मैनेजमेंट करें। ये कहाँ दफ्तर बने? ये बने लाहौर, फैसलाबाद, कराची, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, फाटा, पेशावर और क्वेटा के अंदर। ये एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो बेसिकली हैं, ये हमारे मॉडर्न डिस्कोस के बाप दादा हैं।
बाकी 80 की दहाई में कुछ खास हुआ नहीं। 90 की दहाई वापडा की खात्मे की कहानी है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया था कि ना तो हमारे से वापडा चल रहा है, ना तो हमारे से बिजली के मामले चल रहे हैं। तो वो लौट पहुंचे वर्ल्ड बैंक के पास वापस, और वर्ल्ड बैंक ने उनको एक ही मशवरा दिया कि जो आपने 80 की दहाई में काम शुरू किया था, आप उसको अब अपने अंजाम पर लेके आएँ। उन्हीं एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को आप अलहदा कंपनियां बना दें और प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दें, और हुकूमत पाकिस्तान इस पर मान गई। मसला ये आ गया कि जैसे जैसे नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतें आगे पीछे हो रही थी, इस प्लान में थोड़ी रुकावटें आ गई। आखिरकार 1996 में जाकर नवाज शरीफ ने वापडा एक्ट साइन कर दी और वापडा के अंदर से एरिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को अलहदा कर दिया और उनको अपनी अलहदा कंपनियां बना दी। अब ये डिस्कोस बनाई तो गए, मगर अब इनको प्राइवेटाइज कैसे करना था? इसके लिए 1997 में पाकिस्तान ने पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी बनाई, जिसका नाम पेप्को है। लेकिन इससे पहले कि पेप्को कुछ कर सके, वापडा के माली मसाइल शुरू हो गए और अभी तक डिस्कोज और पेप्को वापडा से अलहदा नहीं हुए थे। और इस वक्त पे जाके हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि हम इस सारे मामले से अपने हाथ धोना चाहते हैं, और इसीलिए जनवरी 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत ने वापडा, पेप्को और सारे डिस्कोस पाक फौज के हवाले कर दिए और उनको कहा कि इनको आप ही साफ़ सुथरा करें और इनको आप ही प्राइवेटाइज़ कर दें। 2000 से 2010 के अंदर पाकिस्तान के बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 बड़े फैसले हुए। पहला बड़ा फैसला यह था कि पाक फौज आहिस्ता आहिस्ता वापस चली गई और सिविलियंस के हवाले कर गए डिस्कोस। दूसरा बड़ा फैसला यह था कि हुकूमत पाकिस्तान ने कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को आखिरकार प्राइवेटाइज़ कर ही लिया था। बदकिस्मती से बाकी डिस्कोस इतने खुशकिस्मत नहीं थे और वो प्राइवेटाइज़ ना हो सके, ना उनको कोई बाहर मिल सका। तीसरा बड़ा फैसला ये था कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक इदारा कायम किया जिसका नाम था CPPAG। अब इस इदारे ने 2000 और 2010 के दरमियान कुछ खास नहीं किया, मगर ये आने वाले सालों में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आखिरी बड़ा फैसला ये था कि वही पेप्को जो उन्होंने 10 साल पहले बनाई थी डिस्कोस को प्राइवेटाइज और मैनेज करने के तौर पे, उसने पिछले 10 सालों में कुछ खास किया नहीं था, क्योंकि वो वापडा के अंडर आई थी। उसको उन्होंने आखिरकार अलहदा कर दिया और उससे कहा कि भाई जो आपको हमने काम दिया था वो अब तो काम सर अंजाम कर सको। 2010 से 2020 को समझने के लिए हमें पाकिस्तान को तीनों हुकूमतें वक्त को समझना पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी की हुकूमत ने सबसे बड़ा फ़ैसला पाकिस्तान के बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जो किया वो ये था कि उन्होंने हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को 2 हिस्सों में कर दिया और एक सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी भी बना दी। दूसरा उनका सबसे बड़ा फ़ैसला ये था कि उन्होंने नोटिस किया कि ये जो पेप्को है ये कुछ कर तो रही नहीं, और ऊपर से वर्ल्ड बैंक का भी इनको मशवरा आ गया कि पेप्को है जो है वो आखिरकार वापडा बन गई दोबारा फिर। तो आसिफ अली जरदारी की हुकूमत ने फैसला किया कि पेप्को को डिसॉल्व कर दिया जाए। फिर आता नवाज शरीफ का दौर 2013 के अंदर, जिसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया कि के इलेक्ट्रिक की तरह हम लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को भी प्राइवेटाइज़ कर लेंगे। मज़े की बात यह है कि इसी दौर में बेशतर अफराद ने कोर्ट केस किए के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन पे और कहा कि कुछ ना कुछ गलत हुआ था इसकी प्राइवेटाइजेशन में। और क्योंकि 2015 में ये केस आ गए तो 2018 में इलेक्शन था, तो मीडिया अटेंशन काफ़ी मिली, तो नवाज शरीफ ने एंड में ना लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ना फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को कुछ कर सके हुआ। लेकिन एक ज़रूर चीज़ हुई थी इस दौर के अंदर, वो ये थी कि क्योंकि पेप्को ख़त्म हो गई थी तो नवाज शरीफ की हुकूमत ने वही CPPAG जो पहले बनी थी उसके अंडर डिस्कोस को डाल दिया था। मगर ये CPPAG की ताकतें पेप्को से कम थी, क्योंकि हुकूमत ने तब फैसला ज़रूर कर लिया था कि प्राइवेटाइजेशन वाला जो मामला है अब हुकूमत करेगी, वो अब कोई बिजली का दायरा खुद से नहीं करेगा। फिर आता है 2018 में इमरान खान का दौर। इस दौर के अंदर कुछ खास होता नहीं है, लेकिन एक मज़े की चीज़ मंजर आम पे आती है, वो ये है कि वही पेप्को जो 10 साल पहले ख़त्म कर दी गई थी जरदारी हुकूमत ने, वो किसी तरह अब तक ज़िंदा थी। वो क्या कर रही थी वो ये भी किसी को नहीं पता था। तो इमरान खान ने सोचा कि इसके बजाय कि इसको दोबारा फिर ख़त्म किया जाए, इसको रीब्रांड कर दिया जाए और इसको एक नया मंशूर दिया जाए। वो क्या मंशूर है वो भी आज तक किसी को समझ नहीं आया, लेकिन इससे पहले कि इमरान खान कुछ कर सके उनकी हुकूमत भी चल बसी। फिर आते हैं शहबाज शरीफ साहब, जिनके पास क्रेडिट है कि उन्होंने तकरीबन सबसे ज़्यादा सोलूशंस पाकिस्तान के डिस्कोस के मुतालिक एक साथ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। उन्होंने शुरू में सोचा कि मैं डिस्कोस को प्रोविंसेस के हवाले करूं, उस पर भी कोई काम ना हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि मैं डिस्कोस को प्राइवेटाइज़ कर लूं, उस पर भी कोई काम ना हुआ। एक ज़रूर जो उनको क्रेडिट जाता है वो ये है कि उन्होंने पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को तोड़ के एक हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बना दी और पाकिस्तान की टोटल डिस्कोस की तादाद 12 तक वो लेके आ गए। जी नाज़रीन, अब हम पहुँचते हैं मौजूदा निगरान हुकूमत में। इस हुकूमत ने भी पिछले हुकूमतों की तरह बहुत कोशिश की कि डिस्कोस को कुछ कर सके, मगर कुछ कर नहीं सकी। इनका पहला जो इनका कोशिश थी वो ये थी कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत डिस्कोस को चलाया जाए। अब इसका क्या मतलब है ये किसी को पता नहीं, क्योंकि इस पर इन्होंने कोई खास काम नहीं किया। अब जो इनका लेटेस्ट फैसला है वो ये है कि पाकिस्तान के 5 सबसे नकारा डिस्कोस स्टार्टिंग विद हेस्कोस पाक फौज के हवाले वापस कर दिए जाएँ ताकि इनको थोड़ा सा फाइनेंशियली सस्टेनेबल रखा जाए। लेकिन एक काम ज़रूर निगरान हुकूमत ने किया, वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने वही नेपरा की रिपोर्ट जिसके अंदर नेपरा ने बताया था कि डिस्कोस ने पाकिस्तानी कस्टमर्स को ओवरचार्ज किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने उसको चैलेंज कर दिया और कहा है कि नेपरा सरासर झूठ बोल रहा है।
तो नाज़रीन, अब आपने हमारे साथ 110 साल का सफ़र तय कर लिया। आपको समझ आ गई ये डिस्कोस क्यों बने, कब बने और कैसे बनाए गए। मगर मज़े की बात यह है कि 110 साल में आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान को बिजली के मुतालिक मुश्किलात दरपेश ज़रूर रही हैं। और इससे बेहतर क्या बात है कि 2023 में जब एक रिपोर्ट आई है कि सार्फिन को ओवर बिल किया गया, इसके बजाय कि सारे इदारे मिल के देखें कि इसको हल कैसे किया जाए, वो आपस में टाकरे में लग गए हैं और वो देख रहे हैं कि आप झूठे हैं और आप सच्चे हैं। तो नाज़रीन, इन डिस्कोस के मसले जो 100 साल पहले थे वो 100 साल बाद भी, इसके बजाय कि इन मसलों को हल करें, इदारों के टाकरे में होता सिर्फ ये है कि आप और मैं कंज्यूमर पिस जाते हैं। अब क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, बेशतर उम्मीदवार आपको बार बार याद कराएंगे कि हम कोई नया सलूशन ला रहे हैं डिस्कोस को हल करने के लिए। मगर बात सिर्फ इतनी है कि हुकूमतें आईं, हुकूमतें गईं, लेकिन ये डिस्कोस हमारे गले के तौक बांध चुके हैं और इनका क्या कोई हल हो सकता है, ये तो वक्त ही अब बताएगा।